नमस्कार। इंडिया डायलॉग में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। कल 17 सितंबर है। 17 सितंबर यानी ऐतिहासिक दिन। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का 75वां जन्मदिन और 74वीं वर्षगांठ। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं या कंफ्यूज कर देते हैं, कहते हैं कि जन्मदिन अगर 75वां है तो वर्षगांठ 74वीं कैसे। अरे भाई, जिस दिन कोई भी शख्स जन्म लेता है वो उसका पहला जन्मदिन होता है। तो मोदी जी ने जन्म लिया था 17 सितंबर 1950 को, तो ये उनका पहला जन्मदिन था। 1951 की 17 सितंबर को उनका दूसरा जन्मदिन था, लेकिन वर्षगांठ पहली थी। तो हिसाब लगा लीजिए, 17 सितंबर 2024 को वे 74 वर्ष के पूरे हो जाएंगे और 75वें वर्ष में प्रवेश करेंगे। तो ये उनका 75वां जन्मदिन होगा और 74वीं वर्षगांठ होगी। यानी एक साल बाद ही वे मार्गदर्शक मंडल में जाने के काबिल हो जाएंगे। अब मार्गदर्शक मंडल में भेजने का काम तो वे करते हैं, तो उन्हें भला कौन भेजेगा। और देखिए, बीजेपी ने आज क्या बढ़िया ट्वीट किया, मेरा तो मन खुश हो गया। आपका कल्याण, बीजेपी ने मोदी जी की तरफ से ट्वीट किया है। आपका कल्याण, आपके जीवन की सफलता, आपके सपनों को साकार करने के सिवा मेरी कोई इच्छा या आकांक्षा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मेरे देशवासी ही मेरे आराध्य हैं। मैंने अपने इस आराध्य देव की पूजा में अपने आप को आहूत करने का, खपाने का निर्णय कर लिया है। जीऊंगा तो आपके लिए, जूझता रहूंगा तो आपके लिए, जी जान से खपता रहूंगा तो आपके लिए। बहुत अच्छा, धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। आप हमारे लिए जीते रहिए, जी जान से खपते रहिए। और 1 वर्ष के बाद मार्गदर्शक मंडल में जाने के बारे में विचार कर सकते हैं, आपके ऊपर है। लेकिन अगर आप मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे तो कई लोगों का यह मानना है कि वो देश के लिए ज्यादा भला होगा। अब मजेदार बात देखिए, अरविंद केजरीवाल ने भी कल 17 सितंबर का ही दिन चुना। 17 सितंबर को शाम 4:30 बजे अरविंद केजरीवाल ने मुहूर्त निकाल लिया है दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय से मिलने का। और देखिए, जैसे राहुल गांधी अपने हाथ में संविधान की प्रति लेकर घूमते हैं, उसी तरह अरविंद केजरीवाल जी अपने हाथ में भगत सिंह की जेल डायरी लेकर घूमते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने कल अपने भाषण में बताया था कि जेल में उन्हें जो यातनाएं दी गई, उन्हें उनके साथ जो बर्ताव किया गया, ऐसा बर्ताव तो भगत सिंह के साथ भी अंग्रेजों ने नहीं किया। यानी ये सरकार तो अंग्रेजों से भी बुरी है। ये बात और है कि भगत सिंह को जेल में बर्फ की सिल्लियों पर लेटाया गया, उन्हें कोड़े मारे गए और अंततः उन्हें फांसी की सजा दे दी गई। और जब भगत सिंह जी ने ये आजादी की लड़ाई लड़ी, जब क्रांतिकारी कदम उठाए, तब इस बात का जरा भी गुमान नहीं था कि भारत कब आजाद होगा। यानी भारत के संपूर्ण स्वराज की कोई मांग ही नहीं थी। तब भगत सिंह ने बलिदान किया था। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह भगत सिंह ने देश के लिए त्याग किया, अरविंद केजरीवाल जी को लगता है कि वे भी देश के लिए वैसा ही त्याग कर रहे हैं। तो बंदे ने दिन चुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन का और कहा कि देखिए मोदी जी, शीशे में देखिए आप क्या करते हैं, क्या आपने भाषण दिया, किस तरह की बातें प्रधानमंत्री जी कहते हैं। और देखिए क्या अरविंद केजरीवाल ने करने वाले हैं। आम आदमी पार्टी के एक प्रवक्ता ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि मंगलवार यानी 17 सितंबर की शाम को 4:30 बजे अरविंद केजरीवाल जी अपना इस्तीफा देंगे। इसके बाद जब उनका इस्तीफा मंजूर हो जाएगा, तब हमारे यानी आम आदमी पार्टी की विधायक दल की बैठक होगी। उस बैठक में नेता चुन लिया जाएगा। इसके बाद विधायक दल का नेता उपराज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति जी को अपना क्लेम देंगे और इसके बाद वह शपथ लेंगे। इस प्रक्रिया में 1 हफ्ते का समय लग सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि अरविंद केजरीवाल लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं बड़ा ही देशभक्त आदमी हूं। मेरे बलिदान की तुलना इस दुनिया में अगर कोई हो सकती है तो भगत सिंह से हो सकती है। और दूसरी तरफ नया मुख्यमंत्री चुनने में 1 हफ्ते का समय लग सकता है। हो सकता है नया मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल हो, या कैलाश गहलोत हो, या कोई और व्यक्ति हो। लेकिन
सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने में अरविंद केजरीवाल का फायदा यह है कि मुख्यमंत्री निवास खाली नहीं करना पड़ेगा, जिस पर करीब 50 करोड़ का खर्च करके उसको रिनोवेट किया गया था, वो उन्हीं के पास रहेगा। दूसरी बात यह कि जब अरविंद केजरीवाल जी चाहेंगे कि सुनीता जी हट जाइए, तो अरविंद केजरीवाल को लगता है कि सुनीता जी हट जाएंगी, दूसरा कोई व्यक्ति आएगा तो बड़ी मुश्किल होगी। तो ये दिन केजरीवाल ने बहुत सोच समझ कर चुना। जब भी जन्मदिन आता है तो हमारे प्रधानमंत्री कुछ न कुछ ऐसा करते हैं कि पूरा देश उन्हें याद करता है। 2023 में अपने जन्मदिन पर मोदी जी ने कई प्रोजेक्ट शुरू किए थे। दिल्ली में कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि उन्होंने देश को समर्पित किया था, जो द्वारका में बना। 2022 में मोदी जी ने 72 किलो का केक काटा था, क्योंकि वो 72 किलो के 2022 में हो गए थे, अब 74 के हैं, तो शायद 74 किलो का केक काटें। ये कार्यक्रम, केक काटने का कार्यक्रम, उन्होंने 2 साल पहले अहमदाबाद में अपने मुस्लिम भाइयों के बीच किया था, मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच किया था। 2021 में वे शंघाई सहयोग संगठन के अध्यक्षों की बैठक में थे, वहां जन्मदिन मनाया। 2020 में उन्होंने सेवा और प्रतीकात्मक रूप से अपना जन्मदिन मनाया था, क्योंकि 2020 कोरोना का साल था, संकटों का साल। 2019 में मोदी जी चले गए थे सरदार सरोवर बांध का दौरा करने, और 2018 में मोदी जी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्कूली बच्चों के साथ हैप्पी बर्थडे टू मी गाया, या नहीं गाया होगा पर मनाया गया था। और काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा की। एग्जाम वॉरियर्स का गुजराती संस्करण उन्होंने महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नवजीवन ट्रस्ट से प्रकाशित करवाया। और 2017 में मोदी जी ने गुजरात के केवडिया में सरदार सरोवर बांध का उद्घाटन किया था, जिसकी नींव इंदिरा गांधी ने रखी थी। फिर उन्होंने भारतीय वायु सेना के मार्शल अर्जन सिंह के घर जाकर उनसे भेंट की, और उन्होंने एक सभा को भी संबोधित किया। 2016 में अपना बर्थडे मोदी जी ने अपनी मातुश्री हीराबेन के साथ मनाया, वे उनका आशीर्वाद लेने गए। और नवसारी में 290 से ज्यादा दीपक जलाए। 2015 में मोदी जी ने युद्ध प्रदर्शनी का दौरा किया। ये भारत पाकिस्तान युद्ध की स्वर्ण जयंती के मौके पर आयोजित थी। तो पीएम मोदी जी कार्यकर्ताओं के बीच हमेशा जन्मदिन मनाते हैं। 2015 में 365 किलो का लड्डू भी उन्होंने बांटा गया था। 2014 में जब वे प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद उन्होंने अपनी माता के साथ हीराबेन का आशीर्वाद लिया था, गांधीनगर गए थे और उन्होंने उनका आशीर्वाद दिया था। बहुत अच्छी बात है, जन्मदिन मनाने में किसी को कोई बुराई नहीं है। और प्रधानमंत्री हैं तो हम सबके लिए गर्व की बात है। नरेंद्र मोदी जी के भी प्रधानमंत्री हैं, आपके भी हैं, मेरे भी। मोदी जी जन्मदिन तो मनाते हैं, लेकिन कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा जोश खरोश के साथ, प्रचार के साथ जन्मदिन मनाना पसंद नहीं करता, क्योंकि जन्मदिन मनाने में कई लोगों को बुरा लगता है। अब देखिए अरविंद केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं। आज यानी इस्तीफा देने के एक दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी जनता के सामने नई नई चुनौतियां लेके चले गए। उन्होंने कहा कि उनके भाषण की क्लिपिंग तो देखिए, मेरा तो मन द्रवित हो गया। क्या कहा अरविंद जी ने? उन्होंने कहा कि देखिए, हम तो क्या क्या करना चाहते हैं, देश के लिए बलिदान करना चाहते हैं। ईमानदारी के लिए किसी ने पद से इस्तीफा दिया अभी तक? इतिहास में भ्रष्टाचार के आरोप लगने पर इस्तीफा देते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा होगा कि कोई मुख्यमंत्री ईमानदार है इसलिए इस्तीफा दे रहा है और जनता के बीच जा रहा है। बहुत बड़ी बात है। और केजरीवाल जी ने कितना बढ़िया वक्त चुना है, ये सबसे बड़ी देखने वाली बात है। तो मोदी जी जन्मदिन मनाएंगे, केजरीवाल जी इस्तीफा देंगे, नए मुख्यमंत्री की गहमागहमी शुरू होगी। हरियाणा चुनाव में कौन मुख्यमंत्री का दावेदार होगा, हरियाणा में चुनाव के पहले केजरीवाल किस व्यक्ति को दिल्ली का सीएम बना नियुक्त करेंगे। मैं नियुक्त कर रही कह रहा हूं, कोई चेयरमैन तो किसी पार्टी में होता नहीं है, वे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करेंगे कि भाई आप मेरे उत्तराधिकारी हो जाइए। अभी पार्टी में बहुत सारे लोग हैं। और तो ये देखिए किस तरह के ट्वीट इस्तीफा देने की बात करने के बाद अन्ना हजारे की तरफ से आ रहे हैं। 5 जनवरी ने एक ट्वीट किया है कि अन्ना हजारे क्या कह रहे हैं, तो ये बहुत ही दिलचस्प बात।
अब सवाल यह है कि जब केजरीवाल जी को अपने पद से हटना ही है और फरवरी 2025 में दिल्ली विधानसभा का चुनाव प्रस्तावित है, तो ऐसे में वे कह सकते थे कि विधानसभा भंग कर दो, लेकिन केजरीवाल जी ने विधानसभा भंग नहीं की। ऐसी कोई सिफारिश उन्होंने नहीं की। वे सिफारिश कर सकते थे कि दिल्ली विधानसभा को भंग कर दिया जाए, लेकिन सिफारिश उन्होंने नहीं की। और उन्होंने मांग की है कि महाराष्ट्र में जब चुनाव होने वाले हैं नवंबर में, झारखंड में भी चुनाव होने वाले, तो महाराष्ट्र और झारखंड के साथ ही दिल्ली का भी चुनाव कर दिया। तो केजरीवाल जी ने ये बात कह दी। अब बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि आखिर भाई उनके पास विकल्प क्या था। और तो कांग्रेस भी केजरीवाल पर आरोप लगा रही है। कांग्रेस का कहना है कि केजरीवाल जिस तरह की बातें कर रहे हैं, वे 11 साल से सत्ता में हैं और सत्ता विरोधी लहर चल रही है, और इस लहर में वे जनता के मतदाताओं के भाजन। अगर केजरीवाल जी अगले चुनाव में फिर से बहुमत पा जाते हैं, आम आदमी पार्टी फिर से बहुमत पा जाती, तो फिर वे चौथी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे। और ये कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। तो आम आदमी पार्टी के लिए ये बड़ी बात होगी कि एक व्यक्ति इतने विरोध के बाद भी बार बार मुख्यमंत्री चुना जाता है। 3 बार वो मुख्यमंत्री चुने गए हैं। तो ये बड़ा ही जोरदार मामला है। जेल में रहते हुए उन्होंने, केजरीवाल जी ने सरकार चलाई और जेल से बाहर आए और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और एक बात तो है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के पहले संजय सिंह गिरफ्तार हुए, मनीष सिसोदिया जी गिरफ्तार हुए, सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हुआ। इन सब की गिरफ्तारी से आम आदमी पार्टी की इमेज को बहुत धक्का लगा। नैतिकता की बात दुहाई देने वाली पार्टी को बहुत धक्का लगा। दिल्ली का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो ये मानता है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली का सत्यानाश कर दिया। यानी दिल्ली के विकास की जितनी संभावनाएं थी, वो सारी संभावनाएं चकनाचूर कर दी और एक ऐसा दिल्ली बनाया जहां न तो ढंग का ट्रैफिक है, न ढंग की सड़कें हैं, केवल अराजकता ही अराजकता है। अब केजरीवाल जी का कहना यह कि हमने दिल्ली को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दिया है, वर्ल्ड क्लास की हेल्थ सर्विसेज दी है, तो हमारा तो हक बनता है कि जनता हमें 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 ही चुने। अब सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी ने कहा कि नया मुख्यमंत्री चुनने में 1 हफ्ते का समय लग सकता है। तो भाई 1 हफ्ते का समय क्यों लगेगा? इसलिए लगेगा कि 1 हफ्ते तक आम आदमी पार्टी के नए मुख्यमंत्री के बारे में मीडिया में चर्चा होती रहेगी कि कौन बनेगा दिल्ली का सीएम। और फिर जो भी सीएम बनेगा, चाहे सुनीता केजरीवाल बने या कैलाश गहलोत बने, जो भी बनेगा, उसके सामने नई चुनौतियां होगी। कौन मुख्यमंत्री बनेगा, उसके साथ क्या होगा, ये सारी बातें नए सिरे से होंगी। सुनीता केजरीवाल भी IRS रह चुकी हैं। केजरीवाल की गैरहाजिरी में उन्होंने केजरीवाल के संदेश जनता तक पहुंचाए। टेलीविजन में वे ही केजरीवाल के दफ्तर में बैठकर, होम ऑफिस में बैठकर बयान देती रही। पीछे केजरीवाल के एक घर की दीवार में जो तस्वीरें लगी है बाबा साहब आम्बेडकर और शहीद भगत सिंह की, वे थी। तो इस सब के होते हुए सुनीता केजरीवाल की छवि बड़ी अच्छी बनाने की कोशिश की गई है, और वे महत्वाकांक्षी तो हैं ही। लेकिन क्या होगा? दूसरी तरफ आप देखें तो जिन कैलाश गहलोत के बारे में बात हो रही है, कैलाश गहलोत जाट हैं, हरियाणा में चुनाव है, और अगर हरियाणा चुनाव में जाट वोट जो अभी कांग्रेस की तरफ प्रभावित दिखते हैं, अगर वे आम आदमी की तरफ आते हैं, तो आम आदमी पार्टी को इसका फायदा होगा। और आम आदमी पार्टी का टारगेट बिल्कुल साफ है। जहां जहां कांग्रेस है, वहां वहां आम आदमी पार्टी अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए कोशिश करती है। तो गहलोत साहब के बारे में एक और बात है कि वे फंड इकट्ठा करने में बड़े माहिर हैं, और वे बीजेपी के प्रति बड़े उदार हैं। कोई तीखा बयान वे कभी नहीं देते बीजेपी के नेताओं के खिलाफ, न वे दिल्ली के उपराज्यपाल के खिलाफ कोई तीखा बयान देते हैं। लोग तो ये भी कहते हैं कि उपराज्यपाल की गुड लिस्ट में वे हैं, बीजेपी नेताओं की गुड लिस्ट में है। और अगर कैलाश गहलोत दिल्ली के मुख्यमंत्री बनते हैं, तो सीधा सीधा मैसेज नरेंद्र मोदी और अमित शाह को ये जाएगा कि भैया हम तो आपके ही बंदे हैं, आप क्यों हमसे पंगा ले रहे हो? पंगा तो हमें कांग्रेस से लेना है। तो इसीलिए तो हमने सभी 90 सीटों पर
अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हरियाणा की, और हम जो इंडिया अलायंस है उसके साथ नहीं, हम तो साहब मोदी जी आपके साथ हैं, हम तो नड्डा जी आपके साथ हैं, और हम तो भैया अमित शाह जी आपके साथ हैं, और ये सीबीआई ईडी वीडी की कार्रवाई हम लोगों पे बंद करो, हम तो आपके ही पट्टे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो चुनाव की बात कर रहे हैं केजरीवाल, क्या वो चुनाव हो सकता है? क्या वो चुनाव किसी नेता की मांग पर हो जाएगा? चुनाव आयोग ने इस बारे में एक बहुत ही साफ अपनी बात कही। चुनाव आयोग का कहना है कि किसी की मांग पर किसी राज्य में विधानसभा चुनाव कराना आसान बात नहीं। किसी भी राज्य में विधानसभा चुनाव की तैयारी कई महीने पहले शुरू हो जाती है। महाराष्ट्र और झारखंड में भी चुनाव की तैयारी कई महीने पहले शुरू हो चुकी। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जहां चुनाव है वहां पे काफी पहले से चुनाव की तैयारियां चल रही थी। तो इतने कम समय में हम दिल्ली में विधानसभा के चुनाव कराने में सफल नहीं है, सक्षम नहीं है। अब एक और बात, बाकी नेताओं का क्या होगा? आम आदमी पार्टी के क्या होगा? संजय सिंह का, मनीष सिसोदिया का, आतिशी का, कौन डिप्टी सीएम बनेगा और ये बनेंगे या नहीं? जैसे राघव चड्ढा ने तो बहुत साफ साफ बयान दिया है, पूरे भक्त मंडली की तरह उन्होंने केजरीवाल भक्त की तरह कहा कि अग्नि परीक्षा से गुजरने के लिए केजरीवाल जी तैयार हैं। इस पहली बार ऐसा हुआ कि कोई आदमी अपनी ईमानदारी के कारण हट रहा है। लेकिन कांग्रेस के संदीप दीक्षित ने कह दिया कि दोबारा सीएम बनने का तो सवाल ही नहीं उठता कि फिर से केजरीवाल सीएम बन रहा है। अरे हम तो उसका इस्तीफा मांग रहे हैं और वो दोबारा सीएम बनने की बात कर रहे हैं। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? जिस व्यक्ति को जेल में रहते हुए पद से हट जाना था, वो दोबारा सीएम बनने की बात कर रहा है। अरे भाई, वो सीएम बनेगा, मान लीजिए कि केजरीवाल की पार्टी को चुनाव होता है, केजरीवाल जी की पार्टी को फरवरी में जब भी बहुमत आ जाता है और केजरीवाल सीएम बनते हैं, तो दीक्षित जी का सवाल ये कि अगर केजरीवाल फिर से मुख्यमंत्री बन गए तो क्या सुप्रीम कोर्ट सारे आरोपों से उन्हें बरी कर देगी, उन्हें माफ कर देगी? उनके खिलाफ जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, क्या वो सारे आरोप बंद कर दिए जाएंगे? तो बहुत सारे सवाल। लोगों 3 महीने पहले जब केजरीवाल बेल पे आए थे लोकसभा चुनाव के वक्त, और उन्होंने लोगों से पूछा था कि मैं आपके साथ हूं, मैं ईमानदारी के लिए जेल गया हूं, मैं भगत सिंह का उत्तराधिकारी हूं, और आप लोग मुझे जिताइए, मुझे यानी आम आदमी पार्टी को जिताइए। लेकिन 7 में से 7 सीटें आम आदमी पार्टी हार गई, जिसकी विधानसभा में इतने बहुमत से सरकार है। तो एक बात तय है कि लोगों ने लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को तवज्जो नहीं दी। अब लोगों का ये भी तर्क हो सकता है कि भाई, लोकसभा चुनाव में लोगों के उद्देश्य, मतदाता कुछ बात और सोचकर वोट देते हैं और विधानसभा चुनाव में कुछ और सोचकर वोट देते हैं। तो जब विधानसभा का चुनाव होगा तो जिन लोगों ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट दिए थे दिल्ली में, विधानसभा चुनाव में वे लोग वापस आम आदमी पार्टी की ओर मुखातिब होंगे। तो ये भी एक बड़ा अच्छा तर्क है। और मतदाता के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता कि मतदाता क्या चाहता। मतदाता सबसे बड़ा व्यक्ति है, वो चाहेगा तो सरकार बनेगी, नहीं चाहेगा तो नहीं बनेगी। लेकिन केजरीवाल बहुत चतुर हैं। संजय सिंह ने एक बात अपनी पार्टी की ओर से ये बात जरूर कही थी कि हमने विधानसभा भंग करने की मांग नहीं की, विधानसभा भंग करने की सिफारिश नहीं की, क्योंकि अगर हम विधानसभा भंग करने की सिफारिश करते तो दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता, और राष्ट्रपति शासन का मतलब है बीजेपी खरीद फरोख्त करती, सरकार गिराती, चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करती। ये बीजेपी की रणनीति है और बीजेपी ऐसा ही करती। मित्रों, आपको क्या लगता है कि दिल्ली में अब कौन सीएम बनेगा? और जब भी चुनाव होंगे तो क्या केजरीवाल को जनता वापस चुन लेगी? मेरे इस कार्यक्रम को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने इसे बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन दबा दीजिए। मैं समसामयिक मुद्दों पर उपयोगी जानकारियां दे लेकर आपके सामने आता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है प्रकाश चंद्र।